नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी 2024 बुक के नए एडिशन में दिए गए प्रश्नों को। दोस्तों आरआरबी सामान्य अध्ययन विभाग की नहीं होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ही कवर करवाया गया है। तभी रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी स्टेज लेवल 1 और 2 और भी जो इसके अलावा अदर परीक्षा रेलवे विभाग ने ली है उन सभी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को इसमें कवर करवाया गया है। और सभी जो प्रश्न वो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों आरआरबी सामान्य अध्ययन 2024 बुक के हम मध्यकालीन इतिहास के 470 प्रश्नों को कवर कर चुके थे और दोस्तों ये हमारा मध्यकालीन इतिहास में तीसरा टॉपिक है, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला, तो इससे जो संबंधित जो प्रीवियस ईयर प्रश्न बनते हैं वो सभी हम इसमें पढ़ लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है 478वां प्रश्न, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। दोस्तों आंसर है इसका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण मामलूक वंश यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1195 से 1199 ईस्वी के बीच करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला है प्रश्न, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। दोस्तों आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि पहले प्रसिद्ध चौहान वंशीय शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत मठ या सरस्वती मंदिर था। आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर बीसल देव रचित हरिकेली नाटक और उसके दरबारी कवि सोमदेव कृत ललित विग्रह राज की कुछ पंक्तियां देखी जा सकती हैं। अगला है प्रश्न, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। आंसर दोस्तों इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया और अपने शासनकाल में एक ही मंजिल का निर्माण करवा पाया। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का निर्माण के साथ इसे पूरा किया। इल्तुतमिश ने दोस्तों इस पर 3 मंजिलें और बनवाई और इसे पूर्ण किया। इसके उपरांत तुगलक शासक जो फिरोज शाह तुगलक है, उसने अपने शासनकाल में प्राकृतिक दुर्घटना में चौथी मंजिल ढह जाने पर उन्हें चौथी और 5वीं अतिरिक्त मंजिल का निर्माण 1368 ईस्वी में करवाया। यह मीनार बलुआ पत्थर से बनाई गई है। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अगला है प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। दोस्तों आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों इस पर चौथी और 5वीं मंजिल जो है बनवाई थी। अगला है प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों आंसर है इसका अजमेर में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है, जिसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू करवाया था। यह वर्ष 1199 में बनकर तैयार हुआ था तथा इसका निर्माण एक संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ माना जाता है। भारत इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टि गोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है। दोस्तों आंसर है इसका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक रही थी के प्रमुख भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला हैं।
दोस्तों ये दिए गए हैं जो दिल्ली सल्तनत के दौरान बनाए गए थे। जिनमें इमारतें हैं, शासक हैं और उसके स्थान हैं। इमारतों के नाम हैं अलाउद्दीन का झोपड़ा, ये बनवाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में और ये बनाया गया था अजमेर में। अलाउद्दीन का झोपड़ा बनाया गया है दोस्तों राजस्थान के अजमेर में। कुतुब मीनार बनवाए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने और इसके अलावा साथ ही इस पर जो चौथी जो 5वीं मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो बनवाई थी। और ये बनवाई थी दोस्तों जो इसकी शुरुआत है कुतुब मीनार की वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने से थोड़ा-सा और इसको आगे जो है दूसरी और तीसरी मंजिल बनवाई थी। और चौथी और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी और ये बनाया गया है दोस्तों दिल्ली में। अलाई दरवाजा है दोस्तों बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। टिहरी का किला 1000 स्तंभों वाला महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था दिल्ली में। टिहरी का किला 1000 स्तंभों वाला महल यानी कि खंभों वाला महल ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था दिल्ली में। सिकंदर लोदी का मकबरा ये बनवाया था दोस्तों इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में। इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में। दोस्तों आगे हमारे पास चौथा टॉपिक विजयनगर यानी कि बहमनी साम्राज्य। विजयनगर यानी कि बहमनी साम्राज्य। प्रश्न दोस्तों 484वें प्रश्न से कृष्णदेवराय डैश वंश से संबंधित थे। दोस्तों आंसर है इसका तुलु। दोस्तों आंसर है इसका तुलु। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय तुलु वंश 1505 से लेकर 570 ईस्वी से संबंधित हैं। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इन्होंने सालू वंश के नरेश इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की स्थापना की। कृष्णदेव राय अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना तथा सालुक तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे। योग्य मंत्री योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। दोस्तों आंसर है इसका हम्पी। दोस्तों आंसर है इसका हम्पी। 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़े आयामों, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, भव्य मंडपों एवं मूर्तिकला एवं पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है। हम्पी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियन एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। अगला है दोस्तों प्रश्न विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है। दोस्तों आंसर है इसका हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर भगवान विट्ठल यानी कि विष्णु भगवान को समर्पित है जो भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित है। अगला है दोस्तों प्रश्न हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। दोस्तों आंसर है इसका भगवान शिव को। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में
तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हम्पी में स्थित है, जिसे पंपा पंथी नाम से भी जाना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हम्पी में स्थित है, जिसे पंपा पंथी नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक विक्रमादित्य की पत्नी लोकमहादेवी ने विक्रमादित्य की कांचीपुरम के पल्लव राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कराया था। यह द्रविड़ शैली को दर्शाता है। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला है दोस्तों प्रश्न, हुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? हुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? दोस्तों आंसर है इसका संगम। हरियर एवं बुक्का द्वारा 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश एवं अराविडु वंश ने शासन किया। हुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी को संगम राजवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह हरियर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी के बाद सिंहासन पर बैठा था। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह तथा अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल थे। हुक्का प्रथम के शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा घाटी से दक्षिण में तमिल तथा चैर राज्य यानी कि वर्तमान केरल को मिलाते हुए रामेश्वर तक विस्तृत था, फैला हुआ था। और ज्ञात है कि कृष्ण जो शासक है कृष्णदेवराय वो तुलु वंश से संबंधित थे। कृष्णदेवराय जो है दोस्तों वो तुलु वंश से संबंधित थे। अगला है प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आंसर है इसका अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। इसका असली नाम जफर खां था। इसका असली नाम जफर खां था। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय किया। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। 490 प्रश्न दोस्तों में दिया गया है। डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। दोस्तों आंसर है इसका बहमनी। दोस्तों आंसर है इसका बहमनी। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में दिए गए हैं 491 प्रश्न। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश से शासक थे? प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? दोस्तों आंसर है इसका तुलु। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलु वंश का प्रथम शासक वीर नरसिंह हुआ, जिसने 1505 से 1509 ईस्वी तक शासन किया। आंतरिक अशांति और सामंतवादी सरदारों के विरोध के कारण उसका शासन काल युद्धों में ही व्यतीत रहा। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी तक शासक बना। अगला है दोस्तों प्रश्न, हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? दोस्तों आंसर है इसका विजयनगर की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यहाँ पर 4 वंश के शासकों संगम, सल्लू, तुलु एवं अराविडु वंश ने शासन किया। कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक थे जो तुलु वंश के थे। इनका शासनकाल रहा था दोस्तों 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक। 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक। वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों आंसर है इसका मैसूरू। दोस्तों आंसर है इसका मैसूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। दोस्तों आंसर है इसका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय थे, जिन्होंने 16वीं यानी कि 1509 से लेकर 1529 शताब्दी में शासन किया। कृष्णदेव राय तुलु राजवंश का प्रतापी राजा था। इसके शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था।
इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की थी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की थी तथा नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के शासक थे। दोस्तों आंसर है इसका विजयनगर के। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्य युगीन ग्रंथ संकलित किया है। दोस्तों आंसर है इसका श्री कृष्णदेव राय ने। अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय के द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। इस काव्य रचना में भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह का वर्णन है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वयं कृष्णदेव राय भी आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे। अगला है दोस्तों प्रश्न 497 प्रश्न, अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे। दोस्तों आंसर है इसका आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अन्नमय्या या अन्नामाचार्य एक तेलुगु संत कवि एवं कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। अन्नमय्या या अन्नामाचार्य एक तेलुगु संत कवि एवं कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। इनका जन्म वैशाख बुद्ध पूर्णिमा 22 मई 1408 ईस्वी को भारत के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक भजनों की रचना की थी। अगला है दोस्तों प्रश्न, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। दोस्तों आंसर है इसका 1420 ईस्वी में। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो डी कॉन्टी ने वर्ष 1420 में विजयनगर की यात्रा की थी। भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी कॉन्टी ने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कॉन्टी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है दोस्तों प्रश्न 499 प्रश्न, डैश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरियर और बुक्का ने की थी। डैश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरियर और बुक्का ने की थी। दोस्तों आंसर है इसका विजयनगर। विजयनगर विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई थी। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे। 500 दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, गोलकोंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था। गोलकोंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था। दोस्तों आंसर है इसका, दोस्तों आंसर होगा इसका कुतुबशाही राजवंश। कुतुबशाही राजवंश। गोलकोंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने कच्चे किले के रूप में करवाया था। गोलकोंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने कच्चे किले के रूप में करवाया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। 1512 ईस्वी में यह कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माण कुतुबशाही राजवंश को मानते हैं। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो ऑप्शन हमारा बी ही बनेगा, कुतुबशाही राजवंश। कुतुबशाही राजवंश। प्रसिद्ध गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आंसर है इसका तेलंगाना हैदराबाद में। तेलंगाना हैदराबाद में। दोस्तों जो गोलकोंडा किला है वो 1518 में बनवाया गया था सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के द्वारा। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के द्वारा 1518 में हैदराबाद तेलंगाना में ये बनवाया गया था। तो आंसर दोस्तों का होगा जो बनवाया गया है ये, तो ये कुतुबशाही राजवंश के द्वारा ही बनवाया गया है। अगला है प्रश्न 502 प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। दोस्तों आंसर है इसका हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम तथा बुक्का राय प्रथम ने की थी। हरिहर प्रथम इस साम्राज्य का प्रथम राजा 1336 से 1356 ईस्वी तक बना। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 310 वर्षों तक रहा।
विजयनगर की राजधानी हम्पी के अवशेष आज भी कर्नाटक में स्थित है, जो यूनेस्को के द्वारा घोषित एक विश्व विरासत स्थल है। अगला प्रश्न दोस्तों 503 प्रश्न, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। दोस्तों आंसर इसका कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित नगर अब मात्र खंडरों के अवशेष के रूप में ही उपस्थित है। इन खंडरों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। मैकेंजी ब्रिटिश इतिहास का सर्वेक्षण मानचित्रकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक 5वां, भक्ति एवं सूफी आंदोलन से। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्न अब आगे हमारे शुरू हो रहे हैं। प्रश्न हमारे 504 प्रश्न थे। विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान डैश की एक राजपूत राजकुमारी थी। दोस्तों आंसर है इसका राजस्थान की। विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई का जन्म मेड़ता राजस्थान के चौकारी कुड़की गांव में 1498 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र युवराज भोजराज से उनका विवाह हुआ था। विवाह के कुछ ही साल बाद इनके पति का निधन हो गया। पारंपरिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी और कृष्ण में हो गई। ये संत रैदास की शिष्या थी। इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मीरा का मल्हार, फुटकर पद आदि। अगला प्रश्न दोस्तों 505 प्रश्न, दास बोध मुख्य रूप से डैश रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। दास बोध मुख्य रूप से डैश की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। दोस्तों आंसर है इसका समर्थ रामदास। दास बोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है जो 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, जिसे उन्होंने अपने शिष्य कल्याण स्वामी को मौखिक रूप से सुनाया था। अगला है प्रश्न, माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने निदान पर आधारित है। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी में ने माधव निदान की रचना की। माधवाचार्य ने माधव निदान की 12वीं शताब्दी में रचना की, जिसमें डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने यानी कि निदान पर आधारित है। दोस्तों आंसर है इसका 69। दोस्तों आंसर है इसका 69। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने यानी कि निदान पर आधारित है। माधव निदान आयुर्वेद का प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है, जिसका मूल नाम रोग विनिश्चय है। अगला है प्रश्न 507 प्रश्न, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है। दोस्तों आंसर है इसका केरल में। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय केरल में कोच्चि के निकट एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय संस्कृत तथा अन्य भाषाओं की पांडुलिपियों के प्रकाशन एवं संरक्षण के लिए कार्य करता है। वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकटाचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान डैश का एक रूप है। आंसर है दोस्तों इसका विष्णु। वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकटाचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से जाना जाता है, हिंदू भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुपति पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को कलयुग का बैकुंठ भी कहा जाता है। इस मंदिर को कलयुग का बैकुंठ भी कहा जाता है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला से सुसज्जित है। अगला है दोस्तों प्रश्न 509 प्रश्न, हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं, यानी कि किस भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों आंसर है इसका कृष्ण और राधा की। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें इसके अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और सनका आदि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह संप्रदाय बैरागियों के 4 संप्रदायों में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय का सिद्धांत दैतवाद कहलाता है, जिसे भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों प्रश्न 510 प्रश्न,
मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? दोस्तों आंसर है इसका मेड़ता राजस्थान की। मीराबाई मेड़ता के महाराजा के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। इनके पति उदयपुर के महाराजा भोजराज थे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। यह 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त कवयित्री थी। ये 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त कवयित्री थी और इनके जो गुरु है वो रैदास थे। अगला है दोस्तों प्रश्न 511 प्रश्न, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्म समस्त गुणों का साकार रूप है। यह निर्गुण सच्चिदानंद नहीं है। यह निर्गुण सच्चिदानंद नहीं है वरन यह सत्यम ज्ञानम और आनंदम का साकार रूप है। रामानुज ने सूत्रों पर भाष्य लिखा जिसे श्री भाष्य कहते हैं। 1512 प्रश्न दोस्तों दिया गया है। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? दोस्तों आंसर इसका पंजाब से। 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर पंजाब लाहौर आधुनिक पाकिस्तान से संबंधित थे। वह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह के आध्यात्मिक प्रशिक्षक होने के कारण प्रसिद्ध है। मियाँ मीर ने गुरु अर्जुन देव के अनुरोध पर सिख तीर्थ हरिमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर पंजाब लाहौर आधुनिक पाकिस्तान से संबंधित थे। वह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह के अध्यात्म प्रशिक्षक होने के कारण प्रसिद्ध है। मियाँ मीर ने गुरु अर्जुन देव के अनुरोध पर सिख तीर्थ हरिमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। अगला है दोस्तों प्रश्न 513 प्रश्न, अजमेर में इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? दोस्तों आंसर है इसका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और इन्होंने ही चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को भी अपनाया जिसमें ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उनके प्रमुख सिद्धांत थे। अगला है दोस्तों प्रश्न, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों आंसर है इसका वाराणसी। वाराणसी। संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पहस लहरतारा में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। कबीर की वाणी का संकलन बीजक में हुआ है जिसमें साखी शब्द व रमेनी संकलित हैं। कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर संत कबीरनगर में हुई थी। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 515 प्रश्न। 515 प्रश्न दोस्तों में दिया गया है। डैश एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। डैश एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये आगरा के समीप सीगरी नामक गांव में रहते थे। ये आगरा के समीप सीगरी नामक गांव में रहते थे जहां पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना गया। 1572 ईस्वी में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उनका मकबरा बनवाया गया। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आरआरबी सामान्य अध्ययन 2024 बुक के इतिहास विषय से संबंधित 515 प्रश्न हमारे पूरे कवर होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।